Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। जहांगीरपुर हिंसा के बाद ये सवाल भी बड़ा हो गया है कि आखिर ये इतनी बड़ी बड़ी अवैध कॉलोनियां, अवैध झुग्गियां बस कैसे जाती हैं, जो कि सबसे मुफीद जगह बन जाती हैं बाहर के लोगों के रहने के लिए, खासकर जिनके बारे में आज कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेशी हैं। हमारे साथ दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी उमेश सहगल जी हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि सर आखिर कैसे ये अवैध कॉलोनियां, अवैध झुग्गियां खड़ी हो जाती हैं, बन कैसे जाती? देखिए, दिल्ली की बहुत पुरानी समस्या है और मेन इसकी का रीज़न, दो रीज़न है। एक तो करप्शन, दूसरा पॉलिटिशियंस का। अच्छा। क्योंकि अब देखिए, इमरजेंसी में नई दिल्ली से बहुत सारी कॉलोनी, बहुत सारी झुग्गियाँ शिफ्ट की गई। पहले झुग्गी बनती है, झुग्गियाँ शिफ्ट की गई और जहाँ वो शिफ्ट की गई वो रेगुलर हो गई। वहाँ जाके जो यहाँ से शिफ्ट हुई फिर वापस लोग आ जाते हैं, फिर वो वहाँ जो टिकते हैं उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। ऑब्वियसली दो कारण जो मैंने आपको बताया, दोनों कारण मिक्सड होते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब उसमें जब 500-700 लोग हों, 5-7 हज़ार लोग हों, 5-7 लाख लोग हों, फिर भी समझ में आता है। जब दिल्ली की आधी जनता अनऑथराइज कॉलोनीज में रह रही है तो अब क्या करेंगे? और अनऑथराइज कॉलोनीज को भी रेगुलराइज कर दिया जाता है और बाय लॉ रेगुलराइज कर दिया जाता है। बीच में अब देखिए, अभी कानून पास हो गए, इतनी सारी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं। अब आप उनको कोर्ट्स ने भी उसमें उस लॉ को ओके कर दिया। तो अब ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कि खुद ही अनऑथराइज्ड हैं, जो कि मतलब आपको उनको रोहिंग्या कह लीजिए, बांग्लादेशी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मतलब जो भारतीय नेशनल नहीं है, वो भी आ जाते हैं इसमें। अब वो आ जाते हैं तो किसी लोकल की मदद से ही आते हैं ना। अब ज़्यादातर लोग जो हैं छोटे मोटे काम करते हैं, इस टाइप के जो लोग आते हैं, जो कि दिल्ली के लोग करने को तैयार नहीं है। जिस तरह घरों की सफाई करनी है, हम 4-5 घरों में चले जाए, उनकी सफाई कर ली जाके। अपने बहुत सारे लोग हैं जो ये करने को तैयार नहीं है। लेकिन सर इनकी जो शुरुआत जो हमने नोटिस करी है वो होती है, बहुत छोटी छोटी झुग्गियां होती हैं। पहले तिरपाल डाली, उसमें आकर कुछ लोगों ने रहना शुरू किया। उसी इनिशियल स्टेज पे कोई उन्हें रोकता क्यों नहीं है? और फिर धीरे धीरे जाकर वो सिस्टम का हिस्सा बनती है। वहाँ रोड बन जाती है, वहाँ पानी पहुंचता है, वहाँ बिजली आती है, बिजली का बिल होता है। ये अनदेखी कौन करता है? आप अगर कोर्ट के ऑर्डर देखें या गवर्नमेंट के ऑर्डर देखें तो एसएचओ की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एसएचओ सबसे पहले डिटेक्ट करेगा, रटाएगा। अब एसएचओ भी कराएगा, एमसीडी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ में मैं कहता हूँ जो एसडीएम वगैरह हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्टाफ है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखा जाए तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो समझिए किसी की भी नहीं है। आज तक दिल्ली में 50% लोग अनऑथराइज्ड हैं। किसी के अगेंस्ट एक्शन लिया गया? किसी एसएचओ को सस्पेंड किया गया? किसी इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया कि आपके एरिया में इतने अनऑथराइज लोग हैं? किया गया? नहीं किया गया। अब होता क्या, एक आदमी आया, उसने अपना यहाँ अपनी नौकरी ढूंढी, उसको मिल गया, छोटा मोटा कोई काम मिल गया, वो अपना दूसरे रिश्तेदार को ले आया। पहले ऐसा होता था कि बिहार से आते थे, यूपी से आते थे लोग। अब उसके साथ अब 71 के बाद प्रॉब्लम हुई कि बांग्लादेशी बहुत सारे रिफ्यूजी यहाँ आ गए। अब वो डिफरेंट एरियाज में सेटल होने लगे। तो अब इस समस्या का समाधान आज की डेट में, तो मैं इसको संभव कहूँगा, आप तोड़ भी देंगे तो एक तो पॉलिटिकल पार्टीज का शोर मच जाता है। अब ये ठीक है, ये मौका चलिए ऐसा था कि उस दूसरे के साथ कनेक्टेड था, ना भी हो तो हल्ला मच जाता है, कोर्ट चली जाती हैं, कोर्ट स्टे ऑर्डर दे देती हैं। तो मैंने ये अगर दिल्ली में अगर आप इसको स्टडी करें तो सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, हम लोग सब रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए।